हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो से जो जीपीएससी एस्पिरेंट हैं उनके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जीआर 2018 का नाम आपने सुना होगा, काफी टाइम से इस पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है, इस पे कंट्रोवर्सी क्या है, आज आपको सिंपल भाषा में समझ में आ जाएगा ये। और अभी आपके जो एग्जाम है 2020 के जीपीएससी के, ये होल्ड पे क्यों है? आप सोच रहे होगे कि केवल कोरोना की वजह से ये होल्ड पे हैं, ऐसा नहीं है। कोरोना के अलावा भी इसमें रीजन है, उसे हम डिस्कस करेंगे। और जीपीएससी एग्जाम में कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं, उन रिफॉर्म्स को भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये सारी चीजें। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये सारी चीजें हम अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अभी क्या ऐसा हो गया है? तो रिसेंटली जस्ट फ्यू डेज बैक जो आपके जीपीएससी के चेयरमैन हैं दिनेश दासा जी, उनके इन सारे सवालों पे जवाब आए हैं। उनके जवाब भी हम सुनेंगे, क्योंकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ये सारी बातें कर रहे थे, तो उनका जवाब भी हम सुनेंगे कि उन्होंने इन सारे मैटर पे क्या कहा है, क्या इश्यूज है, डिटेल में हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोन अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो आपका एग्जाम है ये होल्ड पे क्यों है, तो इसके बारे में आपके जीपीएससी चेयरमैन साहब बात कर रहे हैं, तो पहले आप इनको सुन लीजिए। Gujarat Public Service Commission is examination. We have been put on hold for last 6 months. There were two reasons. One is this COVID, and another is the women reservation issue, which has been challenged in the Gujarat High Court. I'm happy to say that Gujarat High Court has finished the hearing on 4th and 5th August, and judgment is expected in a week or so. Once the High Court decides the issue, and we will once again resume on the track, and once again we will regain our credibility of GPSC 365 days. So that is what I give assurance to this platform. तो आपने सुना कि जो जीपीएससी का एग्जाम है ये दो रीजन से होल्ड पे है, एक तो पेंडेमिक है और दूसरा जो जीआर का मैटर है, जो रिजर्वेशन का मैटर कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट ने उसकी हेयरिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब इनका जो डिसीजन है कोर्ट का वो विद इन वीक और 2 वीक आ जाएगा, और इसके बाद ये रिज्यूम कर देंगे एग्जाम का। एटलीस्ट कैलेंडर तो आपको बता ही देंगे कि कब कब आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। रिजर्वेशन का इशू इसलिए मैटर करता है कि वहां पे सीटों का वेरिएशन हो सकता है, सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं, फॉर्म आपके रीओपन हो सकते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है। अगर सीटों में फ्लक्चुएशन होता है तो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स रीओपन किए जाएंगे, फिर से वो फिलअप किए जाएंगे। और यहाँ पे जो मेंस एग्जाम में इन्होंने रिफॉर्म किया है उसके बारे में बात करेंगे, आप सुन लेना एक बार, मैं बता देता हूं आपको ब्रीफ में है क्या ये। इससे पहले जो मेंस एग्जाम लिखा जाता था उसको 2 लैंग्वेज में जीपीएससी अलाउ करती थी, एक तो इंग्लिश में अलाउ करती थी, दूसरा गुजराती में अलाउ करती थी। अब इनका कहना है कि जो गुजराती लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो रिसोर्स मटेरियल है वो बहुत ही कम अवेलेबल है, और बिल्कुल सही बात है, हर चीज आपको गुजराती लैंग्वेज में नहीं मिलती है, या फिर मिलती भी है तो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो इसलिए जो गुजराती लैंग्वेज चूज करते हैं, अगर वो कोई चीज इंग्लिश में पढ़े हैं और उनको इंग्लिश में आता है, गुजराती में वो चीज उनको नहीं मिला, नहीं पढ़े हैं, तो वो अपना आंसर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मतलब गुजराती लैंग्वेज चूज करके आप अपने मेंस की कॉपी इंग्लिश में भी लिख सकते हो, गुजराती में लिख सकते हो, ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि अगर आपने गुजराती चूज किया है तो आपको अपना आंसर गुजराती में ही देना है। Our civil service examination, that is the main written examination, is concerned. We allow candidate to write exams in two languages, Gujarati and English. One reform which we have introduced recently is that language is a barrier for a regional student. One is the dearth of the required resource material. We have a very limited, sometimes there are the subject where the material is only available in English, and this is a bottleneck for certain candidate, but we have find a way. We have started allowing candidate to write question, and then we don't say that you prefer your language in the beginning. So what we said that in one question paper, for example in general study paper, there are 20 questions. The candidate is comfortable in replying in English in one question, while he is comfortable in replying in Gujarati language in the second question. He has a choice, so he has a language of autonomy. यहाँ पे इन्होंने बताया कि लैंग्वेज ऑटोनॉमी है, आप किसी में भी रिप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश गुजराती दोनों में। One question, so there can be more than one language in one single question paper. So this is what we have introduced.
तो देखो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इन्होंने कहा कि आप चाहो तो अपने आंसर गुजराती में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, बट एक चीज यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं किया गया है कि जो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं क्या वो अपने आंसर गुजराती में लिख सकते हैं। वैसे तो जो इन्होंने लैंग्वेज इंग्लिश चूज किया है वो गुजराती में पढ़ते ही नहीं है, बट इन एनी सर्कमस्टांसेज तो इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है कि इंग्लिश चूज करने वाला गुजराती में लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। तो अगर आपको दोनों लैंग्वेज में लिखना है तो आप प्रीफर करना कि आप गुजराती चूज कर लो और फिर आपका मन है तो गुजराती में लिखो, आपका मन है तो इंग्लिश में लिखो, दैट इज नॉट अ मैटर। अब यहाँ पे कुछ और रिफॉर्म्स की बात की गई है, तो इन शॉर्ट में बता देता हूं। पहले तो इन्होंने कहा है कि ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को प्रमोट किया, इन्होंने डिजिटल असेसमेंट को प्रमोट किया हुआ है कि अब कॉपी कहीं से भी चेक की जा सकती है। अब ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि एक कॉपी को केवल एक ही एक्सपर्ट चेक करेगा। अगर कोई एक्सपर्ट केवल एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में एक्सपर्ट है, उसी को चेक करना चाहता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसको भी चेक कर सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा रिफॉर्म यहाँ पे है कि अगर आप अपनी कॉपी चाहते हो, कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मेंस एग्जाम लिखा है और वो चाहता है कि वो अपनी कॉपी एक्सेस कर पाए, तो यहाँ पे उसको अलाउ किया जाएगा, आप अपनी कॉपी देख सकते हो। और इवन इन्होंने ये भी कहा है अपने तरीके से कि वो कहेंगे जो एक्सपर्ट्स हैं जो कॉपी आपकी चेक करते हैं कि वहां पे वो कुछ रिव्यू या रिमार्क्स दें कि आप कहाँ पे किस फील्ड में अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। तो ये भी आप एक बार सुन लो। So right from floating advertised calendar, we have our unique way of conducting interviews. We have a CBRT, computer-based recruitment test. We don't invite candidate. We don't call candidate here in the commission office to submit their document. We have an online document submission system. We have done online objection submission system for a large exam. We put marks online, just few minutes after interviews is over. We are active on this digital platform. In our civil service examination, as I told, we have a language autonomy. We have done away with the optional subject. This is what we are doing. So far as the main written examination is concerned, when descriptive type of answer booklet are there, we have introduced the concept of digital assessment. When we were doing it at our campus, at our office, the domain experts from Ahmedabad and Gandhinagar were able to provide the contribute. But with this digital assessment, there is no any boundaries left. And we do that one expert would examine one question. So the person sitting far away places can contribute to in GPS examine so far as our evaluation and assessment is concerned. We provide our answer booklet to the candidate. Once the examination over, when the final result is out, we provide them the answer booklet. We voluntarily, we are the only public service commission in the country, I guess, that who is providing the written answer booklet to the candidate, and there would be comment from the experts, and from that the candidate may improve in their performance in the next examination. So this is what we have done in 3-4 years, and we look forward to do something even better. Thank you very much. तो आपने जीपीएससी चेयरमैन साहब को सुना बेसिकली कि क्या क्या रिफॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, और डेफिनेटली मैं कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छे रिफॉर्म्स हैं, बहुत ही अच्छे स्टेप्स हैं। इससे हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक हम करप्शन जो होता है बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और डेफिनेटली एक कैंडिडेट के पास जब ये राइट है कि वो कॉपी को अपने चेक कर सकता है, देख सकता है, तो यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट के मन में ये डाउट नहीं रहेगा कि उसके साथ कुछ भी नाइंसाफी हुई, कोई करप्शन हुआ है, कुछ भी हुआ है, और आपको मार्क्स भी मिल जाते हैं इन्होंने कहा। और इन्होंने ये भी कहा कि फर्दर ये रिफॉर्म्स ऐसे लाते रहेंगे। तो ये तो रहा आपके जीपीएससी एग्जाम्स में रिफॉर्म्स की बात। और अब हम डिस्कस करते हैं कि जो GR 2018 का मैटर है ये क्या है, और इसके वजह से ये आर्टिकल भी आप देख सकते हो और आपके चेयरमैन साहब ने भी बात किया। आर्टिकल में भी मेंशन है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, जीपीएससी हियरिंग स्टक ड्यू टू द वुमेन रिजर्वेशन GR। तो इस मैटर को समझेंगे, आसान भाषा में जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे दो पक्ष है, ओबीसी, एसटी, एससी और एक जनरल का पक्ष, इन दोनों लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी क्या है, एक दूसरे का ओपिनियन क्या है, आपको आसान में समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ये पॉलिटिकल मैटर भी आप कह सकते हो है, और डेफिनेटली रिजर्वेशन हमारे देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यूज है, इसी वजह से कंट्रोवर्सी भी यहाँ पे आती है। तो मैं यहाँ पे मेरा ओपिनियन नहीं दूंगा, बेसिकली जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पे दोनों पक्ष के लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या ओपिनियन है, क्या कहना है,
वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, बट डेफिनेटली आप फ्री हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिख सकते हो। अब हम ये जानते हैं कि जो GR 2018 है, इस पे दोनों पक्ष के लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, कौन सा पक्ष इसको सपोर्ट करता है और कौन सा पक्ष इसका अपोज कर रहा है। पहले ये जान लो कि जो GR 2018 है ये कहता क्या है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझें तो ये कह रहे हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी की वोमन है वो ओपन कैटेगरी के जो वोमन का रिजर्वेशन है उसमें कंपीट नहीं कर सकते। मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आएगा इस स्टेटमेंट से, तो हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, थोड़ा सा वेट कर लो आप। पहले ये जान लो कि जो GR है इसको सपोर्ट कौन कर रहा है और इसका अपोज कौन कर रहा है। तो GR 2018 को सपोर्ट करने में बेसिकली जो ओपन कैटेगरी की वोमेन्स हैं वो हैं, और इसको अपोज करने में OBC, SC और ST कैटेगरी की वोमेन्स हैं। बेसिकली यहाँ पे वोमन रिजर्वेशन का ही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वोमन कह रहा हूँ। यही लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, यही लोग इसका अपोज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसको हम जब एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करते हैं कि कहीं पे वैकेंसी आती है GPSC के थ्रू, या गुजरात में कोई सी वैकेंसी आती है जहां पे नंबर ऑफ सीट कितनी है 100 हमने इसलिए लिया ताकि परसेंटेज को हम इजिली यहाँ पे डिवाइड कर पाए। अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी और आएगी, एक आएगी वर्टिकल रिजर्वेशन, दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो अभी मैं बता दूंगा आपको कि वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, बाद में भी कहीं ये टर्मिनोलॉजी आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम इसको जो रिजर्वेशन है, जो हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजर्वेशन है, उसको हम वर्टिकली डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे सीट वर्टिकली डिवाइड होगी। जैसे कैसे वर्टिकली डिवाइड होगी, जैसे 100 सीट है तो यहाँ पे OBC का रिजर्वेशन होता है 27%, तो इनके पास सीट कितनी चली जाएगी 27। तो सिंपली हमने क्या किया, 100 में वर्टिकल यहाँ पे डिवीजन कर दिया जितना परसेंटेज है OBC का। तो ये हो गया OBC का रिजर्वेशन। अगर हम यहाँ पे SC की बात करें तो SC को रिजर्वेशन है 7, तो यहाँ पे सीट आ जाएगी 7। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ST की तो ST का रिजर्वेशन है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। और EWS की बात करें हम तो EWS का 10% रिजर्वेशन है, तो यहाँ पे आ जाएगी 10 सीट। अगर इन सब सीट को ऐड करोगे तो ये टोटल हो जाती है 59। अब ये तो 59% वर्टिकल रिजर्वेशन है। कैसा रिजर्वेशन है ये, वर्टिकल। सीट्स को हमने सीधे सीधे क्या कर दिया है, जो भी परसेंटेज है, जो भी रेशियो है, उस रेशियो में डिवाइड कर दिया है। अगर हम अनरिजर्व सीट की बात करें, यहाँ पे अनरिजर्व सीट, तो अनरिजर्व सीट बची 41। ध्यान देना। अब ये जो GR 2018 है ये कहता है कि जो वोमन रिजर्वेशन होगा 33% का, ये वर्टिकल नहीं होके कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। अगर ये वर्टिकल होता तो सिंपली क्या करते, हम यहाँ पे वोमन रिजर्वेशन लिख देते, कितनी सीट, 33 सीट। मगर इन्होंने कहा कि ये जो रिजर्वेशन है ये वर्टिकल ना होके हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब यहाँ पे ये है कि अब इसको हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे। मतलब जो रिजर्वेशन है इसमें से हम 33% रिजर्वेशन देंगे वोमन कैटेगरी को। अब ये वोमन कैटेगरी जो OBC में रिजर्वेशन पाएंगी वो बेसिकली OBC कैटेगरी की होंगी। आगे जब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली कंट्रोवर्सी है क्या। तो अगर हम यहाँ पे वोमन रिजर्वेशन की बात करें तो OBC कैटेगरी में कितनी सीटें रिजर्व हो जाएंगी, 9। अगर यहीं पे हम SC की बात करें तो SC में कितनी सीट रिजर्व हो जाएगी, 2। अगर हम ST की बात करें तो यहाँ पे सीट रिजर्व हो जाएगी 5। अगर हम EWS की बात करें तो सीट रिजर्व हो जाएगी 3। ये सीट किसके लिए रिजर्व है, ये सीट रिजर्व है वोमन कैंडिडेट के लिए। कैसा रिजर्वेशन है ये रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी की वोमन है उनको रिजर्वेशन तो मिल गया, बट अभी जो ओपन कैटेगरी की वोमन है उनको तो रिजर्वेशन नहीं मिला। तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा ये जो अनरिजर्व सीट है इसमें से। तो अगर इसका हम 33% कर देते हैं तो जो अनरिजर्व्ड वोमन है उनको यहाँ पे सीट मिल जाएगी बेसिकली 14। ठीक है, तो 14 सीट यहाँ पे इनको रिजर्व हो गई। और अब केवल अनरिजर्व जो सीट बची वो बची कितनी, 27। तो 27 में कोई भी कंपीट कर सकता है। और ये जो 14 सीट है ये रिजर्व्ड है किसको, ओपन कैटेगरी के वोमेन्स के लिए। अब आपने सीट का डिवीजन समझ लिया, अब GR की कंट्रोवर्सी क्या है उसको समझते हैं। जैसे कि GR कहता है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो गया, इनके हिसाब से जो रिजर्व्ड कैटेगरी की वोमन है वो ओपन कैटेगरी की जो वोमन है जिनके लिए सीट रिजर्व है कितना, 14, इसमें वो कंपीट नहीं कर सकती हैं। इवन दो जो कैटेगरी की वोमन है उनका मार्क्स ये ओपन कैटेगरी की वोमन का जो कट ऑफ लिस्ट है उससे ज्यादा आ जाए। तो सिंपली इसको कहा गया है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं रिजर्व कैटेगरी की, भले उनका नंबर ज्यादा है इनका कट ऑफ, इस कट ऑफ से, फिर भी वो इसमें काउंट नहीं की जाएंगी।
तो अब यहाँ पे इनका आर्गुमेंट क्या है, जो रिजर्व कैटेगरी की वोमन है उनका आर्गुमेंट ये है कि अगर ऐसा नहीं है, हम इस सीट में नहीं जा सकते, तो ये तो सिंपल हो गया कि यहाँ पे जो ओपन कैटेगरी की वोमन है उनको फ्लैट 41% में रिजर्वेशन मिल रहा है, जिसके वजह से उनके पास सीट्स ज्यादा है। हमें 27 में से मिल रहा है, किसी को 7 में से मिल रहा है, किसी को 15 में से मिल रहा है, किसी को 10 में से मिल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली इनका इशू हो जाता है कि यहाँ पे जो सीटें हैं ओपन कैटेगरी की वोमन के लिए, उनके लिए ज्यादा मिलेंगी, इससे उनका कट ऑफ भी नीचे जाएगा। अगर हम मेरिटोरियस है तो हमें इसमें compete करने देना चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यही 3 लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, मतलब ईडब्ल्यूएस में जो वोमन आएंगी वो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि आर्गुमेंट क्या है। अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि इसको ओपन की जो कैटेगरी की वोमन है क्यों सपोर्ट कर रही है। इसलिए सपोर्ट कर रही है कि ये इनको आइसोलेटेड एक रिजर्वेशन मिल रहा है, इसमें कोई भी इंटरवीन नहीं करेगा, इसलिए ये लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जीआर के हिसाब से रिक्रूटमेंट होना चाहिए। जो ये कैटेगरी के लोग हैं वो इसका अपोज कर रहे हैं, ये कह के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इनको तो एब्सोल्यूट रिजर्वेशन हो गया, हमसे ज्यादा सीटें इनको मिल रही हैं। तो ये पंगा है। अब जीपीएससी ने क्या किया, जीपीएससी इस रिजर्वेशन सिस्टम में इंटरवीन होता है और कोर्ट में एक एफिडेविट डाल के कहता है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो बेसिकली जीआर 2018 है, इसके वजह से जो रिजर्वेशन है कॉन्स्टिट्यूशनली फॉलो नहीं हो पा रहा है, वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। और जीपीएससी ने बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है उनको सजेस्ट किया कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इस कैटेगरी के लोगों का, इनको आप बेसिकली इसमें काउंट कर लो, ये जो 3 सीट है इसमें काउंट कर लो। जैसे ही जीपीएससी ने गवर्नमेंट को ये सजेशन दिया, वैसे ही ओपन कैटेगरी की जो वोमन है वो प्रोटेस्ट करना चालू कर देती हैं। ये जो प्रोटेस्ट की हमने बात किया है, ये प्रोटेस्ट जब जीपीएससी का रिकमेंडेशन आया उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है इनका प्रोटेस्ट कि हम इसमें नहीं आने देंगे किसी को, क्योंकि ये हमारा रिजर्वेशन है। बाद में क्या हुआ, अब चूंकि जो जीपीएससी है ये गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करती है, यहाँ पे जो लोग अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट के परमिशन से अपॉइंट होते हैं, तो बाद में इन्होंने अपना जो स्टेटमेंट था उसको चेंज कर दिया। दोबारा जो एफिडेविट डाला जीपीएससी ने इसमें, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो रिजर्वेशन है ये हमारा डोमेन नहीं है, ये गुजरात अब गवर्नमेंट का डोमेन है, तो जो भी गुजरात गवर्नमेंट कहेगी हम उसको फॉलो करेंगे। तो बेसिकली गुजरात गवर्नमेंट पे अब पॉलिटिकल प्रेशर आने लगा, क्योंकि यहाँ पे अब दोनों पक्ष के लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ओपन कैटेगरी के भी, ओबीसी कैटेगरी। अगर ये जीआर को फॉलो करते हैं तो ये ओबीसी के लोग नाराज हो जाएंगे, एससी एसटी के लोग नाराज हो जाएंगे, अगर ये फॉलो नहीं करते हैं तो ओपन के लोग नाराज हो जाएंगे। अब इस पे बहुत सारी हाई लेवल मीटिंग्स हुई गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया कि वो मॉडिफिकेशन के लिए तैयार है, किसमें, जीआर में मॉडिफिकेशन के लिए तैयार है। जैसे ही ये स्टेटमेंट आता है गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हो जाती हैं, कुछ लोग इनको सपोर्ट करने लगते हैं, कुछ लोग इनको सपोर्ट करने लगते हैं, इसलिए ये इशू बढ़ता जाता है और अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में जीपीएससी के चेयरमैन साहब ने कहा कि हियरिंग खत्म हो चुकी है, उम्मीद करते हैं कि विद इन अ वीक और 2 ये जो ऑर्डर है वो आ जाएगा। और इस इशू के साथ साथ इसके पहले के जो रिक्रूटमेंट हैं, थोड़ा सा मैं उसको भी आपको बता देता हूं। और ऐसा नहीं कि ये जो रिजर्वेशन का मैटर है केवल गुजरात हाई कोर्ट में चल रहा है, देश के अराउंड सारे हाई कोर्ट में ऐसे मैटर्स चल ही रहे हैं। और इससे पहले जो 2019 का रिक्रूटमेंट हुआ था, गुजरात हाई कोर्ट ने, मैं स्पेसिफिकली वैकेंसी भी बता देता हूं, स्टेनोग्राफर और ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी आई थी उसमें गुजरात हाई कोर्ट ने जो ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी की जो वोमन है उनको जो ओपन कैटेगरी का रिजर्वेशन है इसमें रिक्रूटमेंट करने के लिए अलाउ कर दिया था। तो इसलिए ये कंट्रोवर्सी और बड़ी हो गई है कि हमको तो इसमें जाना है, क्योंकि कोर्ट भी ये मानती है कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको जनरल कैटेगरी में फाइट करने देना चाहिए। फाइनल क्या डिसीजन आएगा ये अभी नहीं आया है, ये तो 2019 के रिक्रूटमेंट की बात हम कर रहे हैं। 2020 के रिक्रूटमेंट में क्या चेंजेस आएंगे वो अभी देखना है। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि अगर जीपीएससी को अपना स्टेटमेंट चेंज ही करना था तो जीपीएससी इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी में जंप क्यों की। तो जीपीएससी का यहाँ पे कहना है कि बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस ओवर हो चुका है, बट फाइनल लिस्ट नहीं आई है। फाइनल लिस्ट इसलिए नहीं आई है क्योंकि जब मैटर कोर्ट में चला जाता है तो वहां पे बेसिकली स्टे लग जाता है।
बट स्टिल जो यहाँ पे कोर्ट का डायरेक्शन था जीपीएससी को, ये सब कहने के बाद, ये सब सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आप अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी रखो, अपना रिक्रूटमेंट करते रहो, बट फाइनल लिस्ट अभी आप प्रिपेयर्ड या डिस्प्ले मत करना। फाइनल लिस्ट कोर्ट के ऑर्डर के बाद डिस्प्ले की जाएगी। और ये जो आपकी वैकेंसी होल्ड पे की गई है, जैसा कि आपने जीपीएससी चेयरमैन का स्टेटमेंट भी सुना कि वहां पे उन्होंने 2 रीजन बनाया, तो ये सारे मैटर को देखते हुए बेसिकली गुजरात हाई कोर्ट ने जीपीएससी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी दिया है और पूछा है, यहाँ पे जीपीएससी को क्लैरिफाई करना है कि जो वैकेंसीज होल्ड पे है वो कोविड-19 का जो पेंडेमिक है उसके वजह से है या फिर ये जो पूरा मैटर कोर्ट में चल रहा है उसके वजह से है। क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट कह चुकी है जीपीएससी से कि इस मैटर की वजह से आप कोई भी रिक्रूटमेंट होल्ड पे ना रखो, आप एग्जाम करवाओ, आप जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर करके रखो, बस फाइनल जो लिस्ट है वो प्रिपेयर्ड आप ना करो, वो आप कोर्ट के ऑर्डर के बाद आएगा। तो ये पूरा इश्यूज है, हमने डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं पूरा इशू आपका क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है या कोई चीज छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका सेपरेटली रिप्लाई कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।